इन द लास्ट लेक्चर हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज स्टार्ट किया था। आपको मैंने इन जनरल बताया था कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसमें अगर यदि एक पैटर्न हम देखते हैं तो उसके केस में हम जनरल टर्म निकाल पाते हैं, और पैटर्न नहीं होता तो उस केस में जनरल टर्म नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं है तो वो सीक्वेंस निकल आएगा, ठीक है। और जब हम किसी सीक्वेंस को समेशन करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज, और जो सारे समेशन का जो सम निकल के आता है उसको बोलते हैं सम ऑफ सीरीज, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, अगर और जनरल फॉर्मूला दिया हो तो हम सारे टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू रख देंगे ए एन में, ए एन आपकी जनरल टर्म होती है एन के टर्म्स में, ठीक है। तो अब कुछ पैटर्न्स को स्टडी करते हुए, जैसे कुछ फिक्स तरह के जो आपके स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस होते हैं उन पे आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो इसको शॉर्ट में हम एपीवी बोलते हैं, ए डॉट पी डॉट, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, यदि कोई सीक्वेंस, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 ऐसे करके कोई सीक्वेंस है आपके पास, और आपकी जनरल टर्म है AN, ठीक है। इसके बाद भी लेट से सीक्वेंस चले जा रहा है तो इसकी कोई भी जनरल टर्म AN है लेट से, तो ये सीक्वेंस है। तो इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस तब बोलेंगे जब आपका कोई भी जो टर्म होगी an+1 वो आपकी an+d होगी। यदि आपकी अगली टर्म पिछली वाली से कुछ ज्यादा है, और जो क्वांटिटी है वो आपकी हमेशा क्या है, एक फिक्स है। ये d क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यानी हर n+1 टर्म से d ज्यादा होगी, यानी दूसरी टर्म पहली से d ज्यादा होगी, तीसरी टर्म दूसरी से d ज्यादा होगी, चौथी टर्म तीसरी से d ज्यादा होगी। यानी हर किसी टर्म में हम d ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका d का साइन क्या है। अगर d नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हर टर्म क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज होती जाएगी सेम क्वांटिटी से, यानी एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो ये आप पाओगे हर किसी टर्म के बीच में, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। एंड जो फर्स्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म होगी आपकी a1। तो यहाँ पे आप किसी भी जनरल टर्म को an+1 क्या हो जाएगा, an+d हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से an क्या हो जाएगा, an को हम लिख लेंगे an = an-1 + d, ठीक है। कोई भी अगली टर्म पिछली वाली टर्म का प्लस d होगा, d नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लगता है। तो ये हो गया एक एपी का मतलब कि आपका कॉमन डिफरेंस मेंटेन रहता है आपकी सभी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। और कॉमन डिफरेंस आप और कैसे निकाल सकते हो, ये कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, d बराबर आप कैसे निकाल सकते हो, a2 - a1, ये भी d के बराबर होगा। d बराबर होगा आपका a3 - a2, ये भी d के बराबर होगा। ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो d बराबर ये भी होगा an-1, यानी कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होगा, बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म में से जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका d, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। तो ये हुआ एक एपी की परिभाषा, एपी का डेफिनेशन की एपी क्या होता है, ठीक है। सो अब एक जनरल सीक्वेंस लिख के देखते हैं एपी का क्या बनेगा। सो एक एपी किस तरीके की हो सकती है, एक एपी इस तरीके से हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप पहली टर्म आपकी ए है, यदि मान लें हम पहली टर्म हमारी ए है, लेट से हमने मान लिया लेट, और हमने मान लिया कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा d, ये भी हमने लेट कर लिया। जरूरी नहीं है d माने t, कुछ भी मान सकते हैं, कोई वेरिएबल मान सकते हैं। तो इस केस में एपी क्या हो जाएगी, अब यदि मैं a1 a2 लिखूं, इससे अच्छा मैं लिख सकता हूं पहली टर्म होगी a+d a+2d a+3d, ऐसे चलता जाएगा, राइट। क्योंकि आपने पहली में d जोड़ा, फिर दूसरी में d और जोड़ा तो क्या हो गया, d+d 2d हो गया, फिर और d जोड़ा तो ये 3d हो गया। और आप देखेंगे कि आप किसी में दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा। तीसरी में से दूसरी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा। चौथी में से तीसरी को माइनस करेंगे तब भी d आएगा, यानी हर किसी an-1 क्या है, d है आपका। तो ये हो गई आपकी एपी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी जो जनरल टर्म होगी an वो क्या हो जाएगी, आप ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं आपकी जो an होगी वो हो जाएगी आपकी a+n-1 × d, ठीक है। क्यों, देखो दूसरी में क्या आया था, 1 आया था, तीसरी टर्म में क्या आया था, 2 आया था, चौथी टर्म में 3 आया था, फर्स्ट टर्म में 0 आया था, a+0 × d, यानी ये n टर्म में क्या आएगा, n-1 आएगा, ठीक है। यानी इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका
जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसकी पहली टर्म ए है और दूसरी टर्म ए प्लस डी है, यानी इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो ये जनरल टर्म हो गई आपकी। ध्यान रहे जनरल टर्म तब है जब हम फर्स्ट टर्म को ए मान रहे हैं और कॉमन डिफरेंस को डी मान रहे हैं। और किसी भी एपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि यदि आप एपी में एपी की सारी टर्म्स में कुछ चीजें जोड़ दें तब भी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, एक एपी ही होगा। ठीक है, यानी कि यदि आप एपी में कुछ चीजें जोड़ दें हर टर्म में तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, एक एपी होगा। यदि आप सारी टर्म में से कुछ घटा दें तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, एपी होगा। यदि आप, ठीक है, यानी सारी टर्म्स में हम कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि आप सारी टर्म्स में कुछ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, एक एपी होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये नॉन जीरो कांस्टेंट होगा बेसिकली। ठीक है, तब भी आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, एक एपी होगा। सिमिलरली आप डिवाइड भी कर दो किसी टर्म से, किसी एक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दीजिए तब भी आपका जो सीक्वेंस बनेगा बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, उस केस में भी आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो एक एपी होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक एपी है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये एक एपी है। अब मानते हैं ये एपी है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। इसको यदि मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये 2 × 3 6, 4 × 3 12, 6 × 3 18, 24 और 30। अब ये जो बन के आया है क्या ये एपी नहीं है, ये भी एपी है। कैसी एपी है, 6 में 6 जोड़ा तो 12, 12 में 6 जोड़ा तो 18, 18 में 6 जोड़ा तो 24, 24 में 6 जोड़ा तो 30। यानी ये एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है और कॉमन डिफरेंस आपका 6 है। ये कैसी एपी थी, फर्स्ट टर्म 2 थी, कॉमन डिफरेंस 2 था। यानी आप किसी भी केस में देखेंगे यदि आप किसी कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है वो भी एक एपी आता है। सिमिलरली अगर आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, और इसमें ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल एक और केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एपी है 18, 14, 10, 6, 2, आगे क्या आएगी अगली टर्म, -2, अगली टर्म -6। इसमें क्या क्या कॉमन डिफरेंस है, -4 कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कोई भी दो माइनस कर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मतलब हायर टर्म माइनस लोअर टर्म माइनस कर देंगे तो आप क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वो होगा इस केस में -4 होगा। ठीक है, 10 - 14 कर सकते हो, 6 - 10 कर सकते हो, 2 - 6 कर सकते हो, या फिर आप -2 - 2 कर सकते हो। क्योंकि आप देखो 4 घटा रहे हो ना, यहां चलोगे आप कितना किया आपने, -4, यहां गए तो आपने कितना किया, -4, यहां गए तो -4, -4, 2 में से -4 गया तो, है ना, 2 में से 4 गया तो कितना हुआ, -2 बचा, -2 - 4 कितना होगा, -6। तो बेसिकली इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d बराबर -4। ठीक है, सो इस केस में यदि मान लो मैंने इस एपी को, ये एपी है, कितनी टर्म है इसमें, 7 टर्म्स है। मान लो इस एपी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, उससे क्या बनेगा आपका, 18 हो जाएगा आपका, 9, ये हो जाएगा 7, 5, 3, 1, -1, -3। अब क्या ये जो नई बनी है सीक्वेंस, क्या ये एपी है, इधर चलो आप कितना किया आपने, -2, -2, -2, -2, -2, 1 में से 2 घट गया तो कितना बचा, -1 बचा, -1 में से 2 गया तो, यानी ये भी क्या है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है, यहां पे फर्स्ट टर्म था 18। यानी अगर आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करते हो तब भी आपका जो सीक्वेंस है, वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी एपी ही रहता है। अब ये आपकी जो टर्म्स है वो बदल जाएंगी, कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा, बट आपका सीक्वेंस तो एपी ही कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एपी। यानी आप एक सीक्वेंस में आप एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो या कांस्टेंट टर्म घटाते हो सारी टर्म्स में से, या फिर सारी टर्म्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर सारी टर्म्स को आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करते होंगे। डिवीजन में आपका जीरो नहीं चलेगा, डिवाइड में जीरो नहीं चलेगा, डिवाइड में आपको एक नॉन जीरो क्वांटिटी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, वो सीक्वेंस जो नया बन के आएगा वो भी एक एपी ही
होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कितनी बार भी। तो इसके बाद हम नोटेशन देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या नोटेशन फॉलो करेंगे एपी पढ़ते टाइम। तो नोटेशन जो हम यहाँ फॉलो करेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि हम ए को बोलेंगे हमारा फर्स्ट टर्म। ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो एक्स को मान लेते फर्स्ट टर्म, बस ये नोटेशन है कि हम हमेशा जब भी मैं ए लिखूंगा इस चैप्टर में इसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। एल को बोलेंगे यहाँ पे लास्ट टर्म, एल सिग्निफाइज लास्ट टर्म, ठीक है। डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स और एस एन का मतलब होगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। लेट्स से यदि आपका कोई भी एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लेट्स से एपी में आपकी एन टर्म्स हैं, तो आपकी जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये nth टर्म है, ठीक है। लेट्स से एपी में आपकी एन टर्म्स हैं, तो उस केस में यही टर्म आपकी लास्ट टर्म होगी, यानी उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका ए एन भी है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ही मतलब है। तो इस तरीके से आपने लास्ट टर्म या फिर एक जनरल टर्म लिख ली। तो ये नोटेशन था जिसमें एपी में आपकी एन टर्म्स थी, उसके लिए नोटेशन है। अब देखते हैं सम ऑफ एन टर्म्स क्या हुआ। सम ऑफ एन टर्म्स यदि मैं निकालना चाहूं इन एपी का, इन सभी टर्म्स को यदि मैं जोड़ूं, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इसका सम क्या आएगा वो निकाल के देखते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स जो आपको याद रखना है वो होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज भी कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एन बाई 2 ए प्लस ए, 2a को मैंने तोड़ दिया, ए प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये टर्म क्या होती है, ये होती है आपकी लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो n अपॉन 2 a प्लस एल या फिर n अपॉन 2 a प्लस ए एन। तो इसमें से आपका कोई भी फॉर्मूला आपको काम आ सकता है, या फिर ये, या तो ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। ये हुआ आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। इसका हम प्रूफ करेंगे कि ऐसे कैसे आता है। जनरल टर्म तो हमें बहुत देखना आसान था, हमने ऑब्जर्वेशन से बोल दिया कि वो a प्लस एन माइनस 1 डी होगा, बट इसको देखते हैं कि ये कैसे आया। तो इसका प्रूफ अब इसके बाद करते हैं। तो इसका प्रूफ करके देखेंगे तो एक और तरीका करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सम ऑफ टर्म होता है a प्लस डी, ये दूसरी टर्म थी, प्लस a प्लस 2d, ये तीसरी टर्म थी। ऐसे करते जाएंगे हम, लास्ट टर्म क्या होगी, nth टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें करना है, ठीक है। सो इस केस में हमने ऐसे लिख लिया, ये हो गया, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उल्टा करके, ये आपके एस एन है, ठीक है, ये एस एन है आपका। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एस एन इज इक्वल टू, मैं इस बार लास्ट टर्म को पहले लिख लेता हूं। मैं लास्ट टर्म को पहले लिखूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होगी पहली टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस माइनस 2 इंटू डी। इससे पहले कौन सी आई होगी, a प्लस एन माइनस 2, ठीक है। तीसरी कौन सी होगी, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ऐसे हम करते जाएंगे और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा a। इससे क्या फायदा हुआ ये देखते हैं अब। इससे फायदा ये हुआ कि यदि हम दोनों को जोड़ दें, अब इक्वेशन हम 1 को 2 से जोड़ दें तो क्या होगा, इधर तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2sn, राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या बनेगा। ये देखिए जरा, a प्लस एन माइनस 1 डी, यानी क्या बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अभी मैंने क्या किया, इसकी पहली टर्म को और इसकी पहली टर्म को जोड़ा है। अब सेकंड टर्म देख लेते हैं, a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2 डी। a और a मिलकर क्या बन जाएगा 2a प्लस, अगर आप d कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एन माइनस 2, यानी क्या आएगा n माइनस 1, यानी वो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आप तीसरा देख लीजिए, ये क्या होगा आपका a और a मिलकर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 3, और ये क्या है 2d है, d कॉमन ले लोगे तो क्या होगा n माइनस 3 प्लस 2, यानी क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी। और जो लास्ट टर्म होगी वो भी क्या होगी, दोनों का सम a प्लस एन माइनस 1 डी और a, यानी यही हो जाएगी। इससे क्या पता लगता है कि हमारा जो भी बन के आ रहा है सम, वो आपका क्या है 2a प्लस एन माइनस 1 डी है।
और ये कितनी बार होगा, n बार होगा। n टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि एक बार ये जुड़ा इससे, फिर एक बार ये जुड़ा इससे, फिर एक बार ये जुड़ा इससे, ऐसे करते जाएंगे आप। इसकी थर्ड से ऐसे इसकी लास्ट टर्म होगी, इसकी लास्ट टर्म से जुड़ेगी। और कितनी टर्म है ये, n टर्म्स है, यानी कितना सम भी कितनी बार होगा, n बार होगा। यानी इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स आएंगी। यानी इसको लिख सकता हूं मैं 2a प्लस n माइनस 1d मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि n बार लिखा जा रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई बाय n कर सकते हैं हम। यानी हमारा एक्सप्रेशन था बन जाएगा लेफ्ट साइड में 2sn, इधर आ जाएगा आपका n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको बन जाएगा sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को आप रीअरेंज कर सकते हो तो आपकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। इसी को आप a प्लस an लिख सकते हो, a प्लस l लिख सकते हो। इस तरीके से हमने सम ऑफ n टर्म्स का ये प्रूफ किया है, और ये फॉर्मूला आपको काफी काम आएगा। तो एक सवाल देखते हैं इस पे, सम ऑफ n टर्म्स पे एप्लीकेशन पे। लेट्स से आपको पता करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या उनसे होते हैं, 1 2 3 4, कहां तक, n तक होगा। ये कैसा सीक्वेंस है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि n एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। एक फाइनाइट सीक्वेंस है और इसमें n टर्म्स हैं, और ये कैसी सीक्वेंस है, एपी है ना। ये क्या है, ये एक एपी है, और ये ऐसी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का। तो आप निकाल सकते हो। इस केस में आप लिखोगे सम ऑफ n टर्म्स बराबर क्या हो जाएगा, n अपॉन 2। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका, कई सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही हम लिख सकते हैं आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा a1 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा आपका an। ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ये मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, आप कोई और फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका n बाई 2, a1 है आपका 1 प्लस an है आपका n, लास्ट टर्म nth टर्म है आपकी, यानी हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो, मान लो n की वैल्यू 1 होती तो क्या आंसर आता, 1 इंटू 2 अपॉन 2 यानी कि 1 आता। सम ऑफ 1 टर्म कितना है, मान लो n को 2 डालते तो क्या आता, 2 इंटू 3 अपॉन 2 यानी कितना आता, 3 आता। सम ऑफ 2 टर्म्स कितना है, 1 प्लस 2 3। n को 3 डालते क्या आता, 3 इंटू 4 अपॉन 2 यानी क्या आता, 6। सम ऑफ 3 टर्म्स करो जरा, 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 और 3 6। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया आपका सम ऑफ n टर्म्स का। इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो तो आपका ये आंसर होगा। सम ऑफ n टर्म्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस है 101 96 91, ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। ये सीक्वेंस आपको पता है एक एपी है। आपको बताना है फाइंड दी, पहला पार्ट है 50th टर्म, और सेकंड पार्ट है फाइंड दी सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 4th टर्म टू 10th टर्म, ठीक है। 4 टर्म से टर्म का मतलब सम क्या हुआ, दैट इज a4 प्लस a5 प्लस a6 कहां तक, a10 तक। आपको सम ऑफ n टर्म्स नहीं पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 4th टर्म टू 10th टर्म, यानी a4 से लेकर a10 तक। सॉल्व करते हैं इसको। जो आपका पहला पार्ट होगा वो होगा 58 टर्म। आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें ये AP है जिसमें A की वैल्यू कितनी है 101 और D की वैल्यू कितनी है -5। D की वैल्यू है -5। अगर आप माइनस लिखोगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग AP है, इंक्रीजिंग AP नहीं है, डिक्रीजिंग AP है। तो इस केस में D होगा -5। तो इस केस में आप 58 टर्म निकाल सकते हो। A50 क्या हो जाएगा, A प्लस 49 इंटू D, यानी A हो जाएगा 101 प्लस 49, D की वैल्यू हम डाल देंगे -5, और 49 इंटू -5 कितना होता है, ये हो जाएगा 101 माइनस 245। तो ये 49 इंटू 10 होता है ना 490, 490 का आधा हो गया 245, यानी -245। ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 144, यानी ये होगी आपकी 50वीं टर्म -144। ये पार्ट फेयरली सिंपल था। सेकंड पार्ट एक अच्छा सवाल है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया चौथी टर्म से लेकर 10वीं टर्म के बीच का सम क्या होगा। सो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है आप A4 निकाल लीजिए, A4 को फर्स्ट टर्म मान लीजिए
और सोचिए कि ये नई एपी है जिसमें कितनी टर्म होंगी, 60 टर्म होंगी। 4 से लेकर 10 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप सम ऑफ 7 टर्म्स निकाल सकते हैं उस केस में। पर इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है, ये क्या है देखो, ये है सिग्मा ऑफ ए के। यहां पे के की वैल्यू क्या है, 4 से लेकर 10, यही तो मतलब है इसका। शॉर्ट नोटेशन लिख दिया मैंने। इसका क्या, इसका मतलब ये नहीं होगा सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स में क्या आएगा, a1 से लेकर a10 तक, और सम ऑफ 3 टर्म्स में क्या आएगा, a1 से लेकर a3 तक। तो इस केस में आपको नई एपी मानने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में आप इस तरीके कर सकते हो, सम ऑफ 10 टर्म्स आप निकाल सकते हो, क्या होगा 10/2, 2 into 101, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 9, 10-1 क्या हो जाएगा 9 इंटू डी क्या हो जाएगा -5। तो ये होगा आपका S10। S3 क्या होगा 3/2, इधर आ जाएगा 2 into 101 यानी 202, प्लस n-1 क्या होगा 3-1 यानी 2 into -5, ठीक है, माइनस S3 क्या हो जाएगा 3/2, 2a मतलब 202, प्लस n-1 यानी 3-1 2 इंटू डी हो जाएगा आपका -5। इस तरीके से आप ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये एक स्मार्ट ट्रिक है, आपको ये याद रखनी है। आप किसी केस में अगर आपको बीच में से कुछ उठा के पूछ लिया जाता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वरना दूसरा तरीका तो है ही कि पहले 4 टर्म निकालो। एक सोचो कि ये नई एपी है जिसमें केवल कितनी टर्म है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 टर्म है। यानी फिर क्या करोगे 7/2, 2 टाइम्स ये वाली फर्स्ट टर्म प्लस 7-1 इंटू डी, तो वही रहेगा। वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो दोनों केसेस को, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम थी एपी पे। अगली क्लास में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे।